शोहर शादी के साल बाद ही सर पर सौतन ले आया। दिल खून के आंसू रोया, लेकिन मैंने भी ठान ली कि सौतन को शोहर की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी। लेकिन मौका ही नहीं मिलता। वो भी शोहर के साथ दफ्तर में काम करती थी। सुबह शोहर के साथ जाती, रात उसके साथ वापस आती और पर्दा भी करती थी। वो जिसके पर्दे पर शक भी होता और गुस्सा भी आता। अगर इतनी ही शरीफ थी तो मेरे शोहर को क्यों? एक दिन इसी तकलीफ में मुब्तला मैंने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की तो उसका नकाब खुलकर मेरे कदमों में गिर गया और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो तो मेरे दादा जान एक गरीब किसान थे और अपने पुरखों की छोड़ी हुई थोड़ी सी ज़मीन पर फसल उगाकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। मेरे दादा जान के दो ही बेटे थे, एक मेरे अब्बा मुस्तफ़ा और दूसरे मेरे चचा अख्तर। अख्तर चाचा का एक ही बेटा था जिसका नाम अब्बू बकर था। अख्तर चाचा और उनकी बीवी मुल्क से बाहर रहते थे। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम थे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर थे। मेरी अम्मा को मुल्क से बाहर जाने का बेहद शौक़ था। चाची को देख देख कर उन्हें भी बाहर के मुल्क की ज़िंदगी में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। लेकिन मेरे अब्बा को मुल्क से बहुत प्यार था और वो मामूली से मुलाजिम थे, दूसरे मुल्क का शौक़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे अब्बा की 4 औलादें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां। अब्बा की तनख्वाह से हमारे घर का अच्छा गुजारा हो जाता था, लेकिन अम्मा को बाहर के मुल्क में जाकर घूमने फिरने और वहाँ रहने का बेहद शौक़ था। वो चाहती थी कि हम भी बाहर के मुल्क जाकर रहें, लेकिन अब्बा उसके लिए रजामंद नहीं थे। वो अपने मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे और इसीलिए अम्मा की ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटियों की शादी बाहर के ममालिक में करवाएंगी। इसीलिए जब अख्तर चाचा का बेटा अमेरिका से पाकिस्तान आया तो अम्मा के दिल में ये ख्वाहिश जाग उठी, क्यों ना इसी को दामाद बना दिया जाए। चुनाचा हमने उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे ना ही पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक पसंद थे और ना ही मैं बाहर के ममालिक जाना चाहती थी और ना ही मैं उसे पसंद करती थी। लेकिन अम्मा के बेहद इसरार पर मैं इससे बातचीत कर लिया करती थी। चुनाचे एक दिन अख्तर चाचा मेरा हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आए। वो चाहते थे कि शादी करने के बाद उनके साथ अमेरिका चली जाऊं। अम्मा को इस पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो खुश थीं। लेकिन अब्बा इस फैसले से बिल्कुल खुश ना थे। वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में ही रहूं, लेकिन अब्बा अपने भाई को इनकार न कर सके और आखिरकार उन्होंने मेरी मंगनी मेरे कज़न के साथ कर दी। मंगनी के कुछ अरसे बाद चचा जान अपनी पूरी फैमिली के साथ वापस जा चुके थे और 2 साल के बाद मेरी शादी तय पाई थी। इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से पास करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे इसकी इजाज़त न दी। उनका ख्याल है कि लड़कियां यूनिवर्सिटी के माहौल में बिगड़ जाती हैं, लिहाजा मैंने उनकी बड़ी मिन्नत समाजत करके एक स्कूल में जॉब करने की इजाज़त ली और करीब ही एक स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। वहाँ मेरी दोस्त भी पढ़ाती थी, जिसकी वजह से अच्छा टाइम पास हो जाया करता था। मेरी छोटी बहन पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन बाबा ने उसे इजाज़त ना दी, जिसकी वजह से वो घर से कहीं चली गई और बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता न चला। अब्बा ने उसे ढूंढने के लिए अखबारात में इश्तिहारात दिए, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसका पता न चलना था और ना ही चला। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था और सारे बहन भाई अपनी बहन के लिए बेहद परेशान थे। अब्बा भी कहीं न कहीं खुद को कसूरवार ठहरा रहे थे कि काश इजाज़त दे दी होती तो आज उनकी बेटी उनके पास होती और पशेमान थे। अब्बा अपना दुख किसी से शेयर ना करते थे और ना ही घर में किसी से इस मुतल्लिक बात करते थे, मगर हमें खबर थी कि वो अंदर से कितने ज़्यादा दुखी हैं। छोटे भाई ने 8वीं क्लास का इम्तिहान पास करने के बाद स्कूल जाने से मना कर दिया, क्योंकि सब बच्चे उसे चिढ़ाते थे कि उसकी बहन घर छोड़कर भाग गई है और कुछ वो पढ़ाई में कुछ ख़ास अच्छा भी ना था। बड़े भाई ने BS इकनॉमिक्स किया तो एक अच्छी फर्म में उनकी अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन छोटे भाई ने स्कूल जाने से इनकार किया और कहा कि मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, मैं स्कूल नहीं पढ़ना चाहता। अब्बा के डांटने और समझाने के बावजूद भी उसने स्कूल छोड़ दिया और आवारा गर्दी करने लगा। बुरी सोहबत में रहने की वजह से शराब नोशी शुरू कर दी थी और अक्सर पुलिस उसको उठा कर ले जाया करती। अब इसकी इन हरकतों की वजह से हम सब बहुत परेशान रहते थे। अब्बा और अम्मा की तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगी थी। एक तो बेटी गुम हो जाने का दुख
और दूसरे बेटे को जिंदा होते हुए बहुत तकलीफ का बायस बन रहा था। वो मुआशरा जहां अब्बा ने हमेशा सर उठाकर जिंदगी गुजारी थी, वो आज मेरे छोटे भाई की वजह से वो इज्जत नीलाम हो रही थी। एक दिन अब्बा को इस वजह से हार्ट अटैक हो गया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बताया कि अगले 5 घंटे तक होश ना आया तो कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से सारे घर वाले बहुत परेशान थे। अम्मी जान ने कॉल करके चचा को भी बुला लिया। 5 घंटों के बाद अब होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि अब्बू को जितना ज़्यादा खुश रखने की कोशिश की जाए उतना अच्छा है, उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। चचा ने ऐलान कर दिया कि अगले चंद दिनों में शादी कर दी जाए। अब्बा को अस्पताल से घर लाया गया। जैसे ही अब्बू की तबीयत कुछ संभली, चचा जान ने अगले दिन ही निकाह रखवा दिया। घर में किसी को भी समझ नहीं आई कि आखिर माजरा क्या है। अब्बा चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो और वो अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएं, मगर चाचा जान का कहना था कि शादी की तकरीब बिल्कुल सादी होनी चाहिए और चंद करीबी मेहमानों के अलावा किसी को ना बुलाया जाए। अब्बा जान को चचा जान का इतना जल्दी करना कुछ समझ न आया, लेकिन अपने भाई को इनकार भी नहीं कर सकते थे, इसलिए चुप हो गए। चुनाचा शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। चची जान ने बड़े ही महंगे डिज़ाइनर के सूट मेरे लिए मंगवाए, मुझे भी साथ लेकर गई और मेरी पसंद से ही सूट लिए गए। आखिरकार निकाह का दिन भी आ गया। सब खुश थे। कहीं ना कहीं मैं भी अपने कज़न को पसंद करने लगी थी। अब्बा की बीमारी के दिनों में उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारा था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मैं उसको समझ चुकी थी और काफ़ी हद तक वो मुझे। अगर इसी में मेरी पसंद नापसंद के बारे में इल्म था तो मुझे भी उसकी पसंद और नापसंद के बारे में इल्म हो चुका था। लेकिन एक बात थी जो मुझे उसके बारे में और चाचा जान के बारे में कभी भी मालूम नहीं हुई थी, और वो ये थी कि हमें ये नहीं मालूम था कि वो अमेरिका में क्या काम करते हैं। अगर कोई मालूम करना चाहे तो वो कहते थे कि हम पाकिस्तान से कुछ चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या, इनका अमेरिका में अच्छा खासा बड़ा बंगला था, नौकर चाकर थे, 3-4 गाड़ियाँ थीं। चची जान हर वक्त सोने की दुकान बनी फिरती थीं, तो कभी डायमंड की। चचा जान ने भी बहुत सोना पहन रखा था, 3-4 हाथ में सोने की अंगूठियाँ, गले में 3-4 सोने की चेनें और अच्छा महंगा सूट पहन रखा होता था। दादा जान मेरे किसान थे, लेकिन अभी तक कोई भी ये समझ नहीं पाया था कि आखिरकार चचा के पास इतना रुपया कहाँ से आया था। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे और इनकी इतनी ही तनख्वाह थी जिससे हमारा पेट भर जाता था, जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। लेकिन अख्तर चचा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो मामूली किसान के बेटे थे, बल्कि इनको देखकर यूँ लगता था कि इनके आबाओ-अजदाद अमीर थे। निकाह के दिन भी हक महर तकरीबन 10 लाख रखा गया। निकाह के बाद मेरा पासपोर्ट बनवाया और इस पर वीज़ा लगवा दिया, और 2 माह के बाद जब मेरा वीज़ा लग गया तो रुखसती हो गई। मेरी पूरी फैमिली मुझे रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट तक आई थी। फैमिली से रुखसत लेकर मैं अबू बकर के साथ जहाज़ में बैठी और जहाज़ ने उड़ान भर ली। मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों से काफ़ी दूर आ गई थी और सारा रास्ता तो मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अबू बकर ने बहुत प्यार से मुझे बाजुओं के हिसार में लेकर मेरे आंसू पूंछे तो मैं चुप हो गई। मेरे लिए अबू बकर का इतना अच्छा मोहब्बत भरा रवैया ही बहुत कुछ था। जब जहाज़ अमेरिका में लैंड हुआ तो 3-4 मुलाजिम हमारे इस्तकबाल के लिए वहाँ पहले से मौजूद थे। उन्होंने हम पर फूलों की बारिश कर दी। वहाँ से हम गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब हम घर पहुँचे, आलीशान बंगला हमारा इंतज़ार कर रहा था। बंगला इतना बड़ा था कि मैंने इतना बड़ा बंगला पहले कभी नहीं देखा था। बंगले के एक तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे तो दूसरी तरफ खूबसूरत फूलों से भरी क्यारियाँ थीं। 5 कनाल पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा बंगला था। इसमें 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थीं। नौकर चाकर की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। एक बहुत बड़ा लॉन था। लॉन में पत्थर से बनी हुई कुर्सियाँ रखी गई थीं। अंदर जाकर मालूम हुआ कि बाहर से देखने वाला ये बंगला अंदर से तो एक भूल भुलैया है। घर के एक कोने से दूसरे तक जाते हुए इंसान भूल ही जाता था कहाँ से कहाँ जाना है। हर कमरा एक तरह का मालूम होता था। घर का एक हिस्सा बंगले से अलग था। मुझे मेरे कमरे तक ले जाया गया। मेरे कमरे को लाल गुलाबों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। कमरे में लकड़ी का नए तर्ज पर बना हुआ सामान मौजूद था और इस पर खूबसूरत कुंदाकारी की गई। हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी
کہ میں نے इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बेड पर बैठ गई और अबू बकर के आने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो ना आया तो मैं अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर अबू बकर को देखने आ गई तो देखा कि अबू बकर अपनी माँ से किसी बात पर बहस कर रहा था। चचा जान भी करीब खड़े थे और उनके साथ एक अनजान सा लड़का खड़ा था और साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और साथ में एक और लड़की भी खड़ी थी। मैं इन तीनों को नहीं जानती थी। जब मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो सब एकदम खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगे। मुझे समझ नहीं आई कि वो सब मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं, लेकिन चची जान ने एकदम मेरी तरफ आई और मुझे कहा कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए। मैंने कहा नहीं चची जान। वो काफ़ी देर से मैं अबू बकर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अबू बकर नहीं आया तो मैं देखने आ गई। सब ठीक तो है ना? आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। चची ने कहा बेटा तुम जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ, मैं अबू बकर को भेजती हूँ। तो मैंने कहा चची जान ये तीनों कौन हैं? तो चची जान ने कहा ये मेरा बेटा अरसलान और बहू आमना है, साथ में जो खड़ी है वो तुम्हारी नंद आयशा है। ये सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन सिरक गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। चची जान ने तो कहा था कि उनका एक ही बेटा है अबू बकर, फिर ये दूसरा बेटा बेटी कहाँ से आ गए और उनकी पहले से बहू भी है। उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इसमें ऐसी भी क्या बात थी जो छुपा रही थी? मैं उनसे बिना सवाल किए ऊपर अपने कमरे में चली गई और अबू बकर का इंतज़ार करने लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी बातें अबू बकर से ही पूछ लूँ। मैं अबू बकर का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद अबू बकर कमरे में आया। इसने कहा कि वो मुझसे तब से प्यार करता है जब उसने मुझे पहली बार पाकिस्तान में मेरे घर देखा था। मुझसे बेइंतहा प्यार करता था और वो मेरे बग़ैर जी नहीं सकता था। लिहाजा उसने अपने अम्मी अबू से बात की कि वो हमारे रिश्ते के बारे में मेरे अब्बू से बात करें, और अब्बू जान ने जब हाँ कर दी तो जल्दी शादी करना चाहता था, लेकिन फिर अब्बू जान ने 2 साल का वक्त ले लिया कि वो 2 साल के बाद हमारी शादी करवाएंगे। तो इस बात से मैं काफ़ी अपसेट हो गया। फिर जब अब्बू की तबीयत ख़राब हुई और वो पाकिस्तान आया तब भी वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन अब्बू जान की ख़राब तबीयत की वजह से वो ऐसा न कर पाया। लिहाजा वो आज अपने प्यार का इजहार कर रहा है। उसने कहा कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। जब उसने ये कहा कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। कहीं ना कहीं मैं भी उसको दिल से बेहद चाहती थी और शायद अपने प्यार का इजहार करने से इसलिए डरती थी कि मुझे इनकार न कर दें, क्योंकि वो अमेरिका में पला बढ़ा था, गोरों में रहा था, मोहब्बत पर यकीन रखता हो या नहीं। लेकिन आज जब मैं उसकी बीवी थी और वो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहा था और मेरे लिए अपनी दीवानगी का इजहार कर रहा था, तो मैंने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने मुझे मुंह दिखाई में डायमंड का हार दिया। सुबह अजान के वक्त मेरी आंख खुली, मैंने नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर अता किया। नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर लेट गई। इतने में बाहर दस्तक होने लगी। जब दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरी नंद आमना खड़ी थी। आमना ने कहा कि बाहर सब हमारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अबू बकर को उठाया और कहा कि वो फ्रेश हो जाएं। हम दोनों तैयार होकर नीचे आए। टेबल मुख्तलिफ़ किस्म के खानों से सजी हुई थी। इस पर हर तरह की डिश मौजूद थी। हम नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते से जब फारिग हुए तो चचा जान ने कहा कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं चाहिए। चची जान किचन की तरफ चली गई और अबू बकर चचा जान के साथ बातें करने लगे। वो ऑफिस की कुछ बातें कर रहे थे। मैंने इसमें दखल अंदाजी से गुरेज़ी किया और मैं आमना से बातें करने लगी। बातों बातों में मुझे इल्म हुआ कि चची जान ने आमना को इसलिए पाकिस्तान नहीं लाई कि यहाँ का कामकाज कौन देखेगा, लेकिन मुझे फिर भी ये समझ नहीं आ रही थी कि चचा जान तो कह रहे थे कि उनका एक ही बेटा था। ज़िंदगी इस बड़े से बंगले में अच्छी गुजर रही थी। सबका रवैया मेरे साथ अच्छा था और अबू बकर तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। इस तरह ज़िंदगी कट रही थी कि कुछ दिनों में आमना घर से गायब हो गई। इसका कुछ पता नहीं चल रहा था और हैरत की बात तो ये थी कि घर में कोई इसका पता लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और ना ही किसी के चेहरे पर मुझे कोई परेशानी या फिक्रमंदी नज़र आ रही थी। मुझे इस बात की भी हैरत थी। मैंने इस बारे में अबू बकर से बात की और चचा और चची जान से भी, मगर मुझे लग रहा था कि उन्हें आमना को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं और रफ्ता रफ्ता इनका रवैया मेरे साथ बदल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है
کہ آمنہ غائب ہو گئی اور چچی جان کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل رہا ہے۔ میں نے بھابھی جان سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو کسی سے زیادہ بات کرتی ہی نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی اور کسی سے زیادہ بات کرنا پسند نہ کرتی تھیں۔ میرا دیور بھی زیادہ تر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا اور بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ جب میں نے ابو بکر سے آمنہ کے غائب ہونے اور چچا جان اور چچی جان کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں بات کرنی چاہی تو ابو بکر ٹال مٹول کرنے لگا اور میری باتوں کو ادھر سے ادھر گھمانے لگا۔ چنانچہ میں نے اس سے اس کے بارے میں کوئی بات کرنا غیر مناسب سمجھا اور اس دن کے بعد میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار میں بھی خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں میں چچا جان نے نوکروں کو کام سے نکال دیا اور کہا کہ گھر کی عورتیں گھر کا کام کریں گی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنا سارا کام کیسے کروں گی، اتنے بڑے محل جیسے گھر کے کام کیسے کروں گی، لیکن گھر کے کام کاج تو کرنے ہی تھے، لہٰذا گھر کا کھانا برتن صفائی وغیرہ کر لیا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے اس حصے میں پہنچ گئی جو گھر سے بالکل الگ کیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ جگہ بہت گندی ہے، کیوں نہ اس کی صفائی کر دی جائے۔ جیسے ہی میں اس حصے میں داخل ہونے لگی، چچا جان نے مجھے آواز لگائی اور میں رک گئی۔ چچا جان مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بنگلے کی طرف لے آئے اور ابو بکر سے کہا کہ سنبھالو اپنی بیوی کو اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ دوبارہ اس طرف نہ جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہاں ایسی بھی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے چچا جان مجھے وہاں جانے سے منع کر رہے ہیں۔ ابو بکر مجھے کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں دوبارہ وہاں نہ جاؤں، وہاں جانے سے میری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بنگلے کے اس طرف ایسا بھی کیا ہے جس سے میری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے یہ بات ابو بکر سے پوچھ لی کہ وہاں پر کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں۔ میں بھی خاموش ہو گئی اور دوبارہ میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے بہت تجسس تھا کہ بنگلے کے اس طرف کے کمرے میں ایسا کیا ہے۔ چچا اور ابو بکر مجھ پر اتنے ناراض ہو رہے ہیں، لیکن چچا جان اور ابو بکر کے اتنے سختی سے کہنے کے بعد میں نے وہاں کبھی رخ نہیں کیا۔ دن یوں ہی کٹ رہے تھے کہ ایک دن ابو بکر اچانک سے غائب ہو گیا۔ ہر جگہ ڈھونڈا مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھائی گئی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ گھر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری تو پوری دنیا اجڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ امریکہ میں تو کبھی باہر نکلی نہیں تھی، ہر چیز گھر کے اندر میسر تھی، باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کبھی ابو بکر اپنے ساتھ ڈنر کروانے کے لیے مجھے لے جاتا مگر میں راستوں سے ناواقف تھی، پھر بھی میں اس کے لیے نکل پڑی۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ مجھے نہ ملا اور یوں ہی زندگی کے دن میں کاٹ رہی تھی کہ آج میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ چچی نے میرے لیے بازار سے کیک منگوایا۔ چچا جان کے بے حد اصرار کرنے پر میں نے کیک کاٹا۔ اتنے میں لاؤنج کا دروازہ کھلا اور اتنے میں وہ شخص اندر داخل ہوا جس کا میں کتنے مہینوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ کے دن ہی وہ مجھے دوبارہ ملا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے پوری کائنات مل گئی ہو، کائنات کی ہر خوشی مل گئی اور میں اس سے گلے مل کر رونے لگی۔ پہلے تو مجھے یوں لگا جیسے میرا وہم ہو، لیکن یہ تو حقیقت تھی۔ میری 1000 دعائیں، میری عبادتیں جیسے رنگ لے آئی ہوں اور مجھے وہ مل گیا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ میں ابو بکر کے گلے لگی رو رہی تھی کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہو، کیونکہ آج اس 1 سال کے عرصے کے بعد اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لایا تھا جو اس کی بیوی تھی اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص جس کے انتظار میں پورے 1 سال سے بیٹھی ہوئی تھی، جو اچانک غائب ہو گیا تھا، جو مجھے آج ملا تھا، جس کے لیے میں نے ہزاروں منتیں، ہزاروں دعائیں مانگی تھیں، وہ میرا نہیں تھا، وہ تو کسی اور کا تھا۔ یہ بات مجھے میرے دل کو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکی تھی اور آنکھوں سے وہ غم آنسوؤں کی لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ ابو بکر کی آنکھوں میں میرے لیے بالکل محبت نہیں تھی۔ وہ محبت جو سال پہلے میرے لیے تھی، وہ آج کسی اور کے لیے تھی۔ اس محفل میں کھڑا ہونا ہی مجھے اپنی بے عزتی معلوم ہوا، لہٰذا میں اپنے کمرے میں آ گئی اور رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جس کا انتظار کر رہی تھی وہ آئے گا تو میری زندگی میں طوفان ساتھ میں لائے گا۔ نہ جانے میں کب اور کتنی دیر تک روتی رہی اور کب سو گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ جب اٹھی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نہا دھو کر کپڑے بدل کر تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔
डाइनिंग टेबल पर सारे घर वाले, मेरा शौहर और मेरी सौतन भी मौजूद थे। लेकिन एक अजीब बात थी कि मेरी सौतन हर वक्त पर्दे में रहती तो कभी भी नकाब नहीं उतारती थी। जब डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी तो उसने खाना नहीं खाया और मेरे शौहर के साथ ही ऑफिस निकल पड़ी। घर वालों को तो देखकर लगता ही नहीं था कि कुछ हुआ है, लेकिन मेरी तो कुल कायनात लुट गई थी। घर वाले इसके साथ बातचीत भी करते थे और मुझे नहीं लगता था कि कल मेरे जाने के बाद उन्होंने अबू बकर से भी इस बारे में कोई बात की होगी कि वो इतनी मुद्दत कहाँ था और उसने कब शादी की। सब घर वाले उसे कबूल कर चुके थे सवाए मेरे। मैं अपने आप से बहुत नफरत करने लगी थी जो एक शख्स को खुद से बांध कर न रख सकी थी, और मुझे इसके लड़की के नकाब करने पर भी शक होता। अगर वो इतनी ही शरीफ थी तो इसने मेरे शौहर को क्यों फंसाया और उससे क्यों शादी की। मुझे इस घर में रहने वाले हर शख्स से बेइंतहा नफरत हो गई थी जो खुदगर्जी की दहलीज पर खड़े थे, और वो बापर्दा लड़की मुझे जहर लगती थी और हर हालत में अपने शौहर की ज़िंदगी से उसे निकालना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता था। वो सुबह नाश्ते के बाद मेरे शौहर के साथ ऑफिस चली जाती थी और शाम को शौहर के साथ वापस आती और कमरे में ही होती थी, बाहर कम से कम निकलती थी। अबू बकर तो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। चची जान अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहती थी और चचा जान अपने ऑफिस के काम में इतने बिजी रहते कि उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। भाभी जान पहले ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो ज्यादा कमरे में ही रहती थी और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। देवर जी चचा जान के साथ ही निकल जाते थे और रात को देर से आते थे। अकेलेपन की अजियत ने मुझे कब इंसान से हैवान बना दिया मुझे खुद नहीं पता चला। मैंने दिल ही दिल में अपनी सौतन को मारने का इरादा कर लिया और एक दिन मैं गुस्से में उसको मारने के लिए उसके कमरे में पहुंच गई। मैं हाथ में छुरी लेकर गई थी, लेकिन जब मैं उसके साथ लड़ झगड़ रही थी तो अचानक उसका नकाब खुलकर मेरे कदमों में गिर पड़ा और जो मैंने देखा वो मुझे ज़मीन में धंसाने के लिए काफ़ी था। जो मैंने देखा था उस पर यकीन नहीं आ रहा था मुझे। भला जो नज़र आ रहा था वो कैसे हो सकता था? ऐसा मुमकिन ही नहीं था और जायज़ तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर अबू बकर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? वो लड़की जो नकाब में रहती थी, आज उसका नकाब उतरा था तो मेरे सर पर आसमान गिरा था। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि नकाब के पीछे ये चेहरा भी हो सकता है। मैंने जब उसे मारना चाहा था तो इसका नकाब उतर चुका था और ये देखकर मेरी जान ही निकल गई कि वो मेरी छोटी बहन ऐनी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ऐनी इतना अरसा कहाँ थी और वो हमें क्यों नहीं मिली थी और क्या कर रही थी। उसने मेरे ही शौहर से शादी क्यों की थी? क्या उसे नहीं पता था कि अबू बकर मेरा शौहर है? अगर पता था तो वो निकाह कैसे कर सकती थी मेरे शौहर से, या निकाह कैसे हो सकता था? और फिर मुझे मेरे सारे सवालात के जवाबात ऐनी ने दिए। वो जवाब नहीं, वो राज थे, ऐसे राज जो जब जब खुले तो मेरे पांव तले से ज़मीन सिरक गई। ऐनी जब घर से भागकर पुलिस ट्रेनिंग के लिए चली गई थी, उसने पुलिस ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद पुलिस ऑफिसर बन गई और कितना अरसा कराची में एसआई की ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही थी। इसके बाद उसके डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने उसे एक अहम मिशन पर भेज दिया था कि पाकिस्तान से कुछ लोग लड़कियों से शादी करके उन्हें दीगर ममालिक में ले जा रहे हैं और उन्हें आगे बेच रहे हैं, इसलिए वो इस मिशन का हिस्सा थी। चुनाचे उसने भी एक ऐसे गैंग के मेंबर से शादी की और वो मेंबर उसे अमेरिका ले आया और अब वहाँ से आगे बेच देगा। यही इन लोगों का कारोबार है। लोगों को धोखा देने के लिए लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं ताकि पुलिस को इन पर शक ना हो और ये अपना गंदा खेल खेलते रहें। ऐनी ने मुझे ये भी बताया कि उसकी शादी अबू बकर से नहीं हुई क्योंकि उसने अबू बकर को कह रखा था कि वो अमेरिका जाकर अपने जॉब करना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके जवाब में अबू बकर ने उसके सामने एक डील रखी कि वो उसे अपने साथ अमेरिका अपने खर्चे पर ले जाएगा, मगर उसके लिए ऐनी को 2 माह तक उसके घर में उसकी बीवी बनकर रहना होगा और ऐनी इन स्मगलरों की जड़ों में घुसना चाहती थी। उसने उसकी डील को मानकर वो इसके साथ उसकी नकली बीवी बनकर अमेरिका आ गई थी। मैं अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश थी और अब मुझे समझ आ रहा था कि आमना कहाँ गायब हो गई थी और उसे क्यों ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही थी और अबू बकर के गायब होने की असल वजह क्या थी और ये इतने बड़े बड़े बंगले और गाड़ियाँ कहाँ से आई थीं। भाभी जान ज़्यादा बात क्यों नहीं करती थी और इस कमरे में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। ऐनी ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल की और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताया और उन्हें अमेरिका की पुलिस से राब्ता करके मदद लेने का कहा और जल्द ही दोनों ममालिक की पुलिस का राब्ता हो गया और वो एक दूसरे की मदद पर राज़ी हो गए।
चुनाचा रात के वक्त जब सारे घर वाले घर पर मौजूद थे तो पुलिस ने पूरे घर को अपनी तहवील में ले लिया। कुछ पुलिस के एहलकार घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सबके ऊपर गन तान ली। अबू बकर समेत सबको गिरफ्तार कर लिया गया। भाभी जान को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि भाभी जान तो खुद एक विक्टिम थी। उन्हें कई सालों से यहाँ कैद किया गया था। वो पाकिस्तान की थी और वो शादी करके यहाँ बेचने के लिए लाई गई थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उनकी टांग टूट गई थी जिसमें रॉड पड़ी हुई थी और जिसकी वजह से ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। लिहाजा उन्हें यहीं पर रखा गया। उन्हें वापस नहीं भिजवाया जा सकता था। अगर भिजवा देते तो उनका सारा राज खुल जाता। चुनाचा उन्होंने उन्हें कई सालों से यहाँ कैदी बनाकर रखा था और उन्हें किसी से ज़्यादा बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। पुलिस ने बंद कमरों में से कई लड़कियों को बाजियाब करवाया और उन्हें महफूज उनके घरों तक पहुंचाया गया। जिन लड़कियों को बेच दिया गया था उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकलवाई। सारी कार्रवाई पूरी हुई तो मैं और एनी पाकिस्तान की फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान पहुंचे। आज पूरे 1.5 साल के बाद जब मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं अपने घर लौट आई हूँ, अपने मुल्क लौट आई हूँ। आज मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी कैद से आज़ाद हुई हूँ। जब मैं अपने घर पहुँची, अपने वालिदैन से मिली तो अम्मी अब्बू मुझे देखकर बेइंतहा खुश थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उनका एक बेटा था और छोटे भाई को कुछ अरसे के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जिसके बाद उसके नशे की लत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। जब मैंने अपने वालिदैन को इनके बारे में इत्तला दी तो मैं इंतहाई खुश थी। उन्होंने उन्हें गले लगाया, रो पड़े, लेकिन ये उनकी खुशी के आंसू थे। और जब मैंने उनको अपनी ज़िंदगी का दर्दनाक और अजियतनाक किस्सा सुनाया तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत खुश भी थे कि उनकी बेटी सलामत उनके पास वापस थी और एनी के कारनामे की वजह से वो इस पर फ़ख्र कर रहे थे। अब्बा को अब एहसास हो गया था कि लड़की यूनिवर्सिटी जाकर बिगड़ती नहीं बल्कि संवरती है, कई नस्लों को और ख़ुद अपने मुल्क और कुछ बन कर निकलती है। अब खुद जाकर मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया और आज मैं BS इकनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ और आज हमारी पूरी फैमिली हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। बहुत सी चीज़ों में अम्मी का नज़रिया भी बदल गया। कहीं ना कहीं वो दिल में दुखी भी थी कि उन्होंने अमेरिका के चक्कर में मेरी कहीं ना कहीं ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उन लोगों के चुंगल से आज़ाद हो गई। लेकिन आज भी मेरे जहन में एक सवाल होता है कि आखिर क्यों इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं बेचा। दिल और दिमाग में ये सवाल चलते रहते हैं। मैंने एनी से पूछ लिया क्या इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं बेचा, तो उन्होंने बताया कि इन दिनों में उनका बिजनेस पुलिस की नज़रों में था और अगर वो कोई भी सरगर्मी करते तो पकड़े जाते। और वैसे भी इन दिनों आमना के गायब होने की वजह से पुलिस को इन पर शक था, क्योंकि आमना अख्तर चचा के दोस्त की बेटी थी और बाप की मौत के बाद काफ़ी दौलत की मालिक थी, लेकिन अकेली थी। इसलिए बाप के दोस्त को बाप जैसा समझकर इनके पास चली आई थी और उन्होंने भी झूठी मोहब्बत जता जता कर उसे अपनी बेटी बना लिया था और फिर उससे प्यार से डस भी लिया था। उसकी सारी जायदाद अपने नाम करके उसे बेच दिया था, जिसकी वजह से पुलिस इन पर नज़र रखे हुए थी और वो किसी और घर के बंदे को गायब करके पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लड़कियों को बेचने का धंधा कुछ दिनों के लिए बंद किया हुआ था। इसलिए मैं आज बच गई। मैं आज एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही हूँ और मेरे लिए मेरी खालाजाद कज़न हुसनैन का रिश्ता आया था, जिसके लिए मैंने हाँ कर दी। वो अबू बकर लोगों जितना अमीर तो नहीं, लेकिन इतना है कि वो मुझे इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों देगा। हमारी मंगनी वाले दिन हुसनैन ने मुझसे कहा कि मुझसे हमेशा से मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से मुझे कभी भी नहीं बता पाया। वो चाहता था कि जब वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए तो मेरे लिए रिश्ता लेकर आएगा, लेकिन इससे पहले अबू बकर आ गया और मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा उसके बिजनेस की नज़र हो गया। और आज जब मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हूँ तो वो बेइंतहा खुश था और मैं भी, कि मैं ऐसे इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हूँ जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरी इज्जत करता है, मेरी इज्जत करेगा, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी फैमिली से मोहब्बत करता है। बस यही बात उसकी बेइंतहा पसंद है। मैं कार, बंगलों और गाड़ियों में खुश ना हो सकी थी, लेकिन हुसनैन के छोटे से घर में बेइंतहा खुश रहूँगी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत बिना किसी गर्ज के करता था और अबू बकर की तरह नहीं कि मतलब के लिए मोहब्बत का खेल खेलता। मुझे अबू बकर से धोखा खाने के बाद थोड़ा वक्त लगा था हुसनैन पर भरोसा करने में, और मैंने बहुत वक्त लेकर खूब जांच कर इस पर भरोसा करके उसे अपनी ज़िंदगी की डोर थमा दी थी।
क्योंकि इस बार मैं कोई धोखा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कुछ ही अरसे बाद मेरी हुसनैन से शादी हो गई। हुसनैन एक बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था और उसने मुझसे बहुत मोहब्बत की थी। हमारे यहाँ 2 जुड़वा बेटों का जन्म हुआ, जिससे हमारी ज़िंदगी मुकम्मल और मुतमईन हो गई थी और हम बेइंतहा खुश थे। हुसनैन के साथ से मैंने जाना ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है।